तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया हुआ था आप लोगों ने? यस मैम। नहीं पढ़ा तो उसको दोबारा से एक दफा पढ़ लें, टाइम है अभी आपके पास सही तरह से पढ़ने का। ओके, power series is the series of the form n from 0 to infinite Cn x bar n, and the representation of this power series is as n की वेरिएशन दे पॉजिटिव फॉर्म के साथ, तो ये सीरीज हमारे पास इस फॉर्म में उपलब्ध है। वेयर x इज द वेरिएबल, यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है, एंड Cn's आर कॉन्स्टेंट्स। Cn जो है ये कॉन्स्टेंट्स के तौर पे डील होंगे, और जब हम कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं तो हम इसको फिक्स कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएशन देंगे, तभी हम अपनी जो सीरीज है इसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस जो है वो देख सकेंगे। Here Cn's are constants called the coefficients of the series. सीरीज के coefficients कहलाएंगे for each fixed x। हर दफा हम जब x को फिक्स कर देंगे, यहाँ पे हम वैसे तो बात करते हैं तो ये x जो है वो एक वेरिएबल टर्म है, तो वेरिएबल टर्म जो होती है वो तो हमारी डिफरेंट वेरिएशंस के साथ होती है। तो जब आपने पावर सीरीज को डिस्कस करना है तो हम डिफरेंट वेरिएशंस के साथ देखेंगे जरूर, लेकिन एट अ टाइम हम x को एक वैल्यू देके फिक्स कर देंगे। मींस x को यहाँ हम 1 कह देंगे या हम x की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे, तो एट अ टाइम x को हम फिक्स करके फिर अपनी सीरीज की रिप्रेजेंटेशन है जो है वो देखेंगे। फॉर ईच फिक्स x, हर दफा x को फिक्स करना पड़ेगा। द सीरीज इज द सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अगर x को आप फिक्स कर देते हो तो जो सीरीज है वो बेसिकली क्या बन जाती है, सीरीज ऑफ कांस्टेंट कहलाती है। दैट वी कैन नॉट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस, जिसको हम कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस के लिए टेस्ट नहीं कर सकते। फिर अगर हमने इसकी कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस देखनी है तो अपनी सीरीज की ये रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद कांस्टेंट को सबसे पहले हम फिक्स करेंगे, उसके बाद x की वेरिएशन जो है वो देखेंगे कि x अगर हमारे पास लेस देन 1 है तो क्या सिचुएशन रहती है, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास क्या सिचुएशन रहती है। एट अ टाइम अगर x को सिर्फ एक वैल्यू देके फिक्स कर दें, मींस हम x को सिर्फ 1 कह दें कि 1 कह के फिर हम इस सीरीज की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो फिर हमें कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस का कोई रिजल्ट जो है वो नहीं मिलता। क्योंकि अगर हम कॉन्स्टेंट्स को फिक्स नहीं करते, x को सिर्फ 1 फिक्स कर देते हैं, या एट अ टाइम x को सिर्फ 2 आप फिक्स कर देते हो, तो 2 के साथ जब ये सीरीज बनेगी तो ये सारी कांस्टेंट की सीरीज बन जाएगी। उसमें हमें नहीं पता चलेगा कि C0 और C1 की वैल्यूज की हमने क्या वेरिएशन देनी है, तो ऐसी सीरीज की कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस हमें कोई रिजल्ट नहीं देगी। अब पावर सीरीज में कन्वर्ज फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, जो पावर सीरीज है वो x की कुछ वैल्यूज के लिए तो कन्वर्ज करेगी, एंड डिवर्ज फॉर अदर वैल्यूज ऑफ x, और x की कुछ वैल्यू के लिए डिवर्ज करेगी। कैसे हम देखेंगे कि x को पीछे हमने जब वेरिएशन देनी है 1 2 3 के साथ, तो कुछ वैल्यूज में ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है, कुछ में ये पावर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन के साथ फिर हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे कन्वर्ज या डिवर्ज करती है। द सम ऑफ द सीरीज इज द फंक्शन। सीरीज का सम जो है वो बेसिकली एक फंक्शन है ऑफ x C0 C1 x C2 x, whose domain is the set of all x। इसकी डोमेन बेसिकली क्या है, x की सारी वैल्यूज हैं फॉर विच द सीरीज कन्वर्ज, जिसमें सीरीज कन्वर्ज कर सकेगी। Note that f resembles a polynomial। ये एक पोलिनोमियल की ही रिजेम्बलेंस है। The only difference is that f has infinite many terms। लेकिन डिफरेंस क्या आ जाएगा कि f की इनफाइनाइट मेनी टर्म्स हैं, जबकि पोलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो हम पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये पावर मौजूद होनी चाहिए, इससे पीछे वाले कांस्टेंट बेशक 0 भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब हम पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये टर्म में कांस्टेंट मौजूद होना चाहिए, बाकी कांस्टेंट 0 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि पावर फंक्शन में हम ये बात नहीं कर सकते, इसलिए पावर फंक्शन में और पोलिनोमियल फंक्शन में डिफरेंस किया जाता है हमारे पास कि यहाँ पे f जो है उसकी इनफाइनाइट मेनी टर्म्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। कॉन्स्टेंट वो टेक Cn इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n। अब हमने जब इस पावर फंक्शन को बेसिकली देखना है कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस के लिए, तो सबसे पहले हम अपना जो Cn है इसको कॉन्स्टेंट n को फिक्स कर देते हैं। हम कहते हैं कि हर n के लिए हमारा कॉन्स्टेंट जो है वो फिक्स हो चुका है, उसको हमने 1 वैल्यू दे दी है। अब जब हम अपने कांस्टेंट को फिक्स करके 1 वैल्यू दे देंगे तो फिर हम x के लिए इसको चेक कर सकेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए सीरीज कन्वर्ज करती है, किस वैल्यू के लिए ये सीरीज जो है वो डिवर्ज करती है। जब हमने पीछे कांस्टेंट को फिक्स नहीं किया था, फिर वेरिएबल को फिक्स किया था, तो फिर हमें कोई कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस नहीं मिल रही थी। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने कांस्टेंट्स को हमने फिक्स कर दिया है, 1 कह दिया फॉर ऑल n। इट मींस C0 भी हमारा 1 है, C1 भी हमारा 1 है, C2 भी हमारा 1 है, यहाँ पे 1 Cn तक हमारी जो वैल्यूज डिस्कस होंगी वो सारी की सारी 1 है।
द पावर सीरीज बिकम्स द ज्योमेट्रिक सीरीज। तो फिर जब हम इस पावर सीरीज को या इस पावर सीरीज को डिस्कस करेंगे तो ये क्या बन जाती है, x की पावर n, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए 1 + x + x स्क्वायर + x²। अब देखें तो ये बेसिकली एक ज्योमेट्रिक सीरीज की रिप्रेजेंटेशन है। पावर सीरीज को हमने देखा कि ये हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसमें a1 जो है वो आपके पास 1 है और r जो है कॉमन रेशियो हमारे पास यहाँ पे x है। हमें पता है कि कॉमन रेशियो r के साथ जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्ज करती है जब r बेसिकली x के इक्वल है ना। हमने r के लिए डिस्कस किया था कि r जो है वो -1 से 1 के दरमियान लाया करे, तो यहाँ r x ही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी सीरीज कन्वर्ज कर जाती है जब हमारा x -1 से 1 के दरमियान है। एंड डिवर्जेंस व्हेन r mod is greater than equal to 1 या x mod is greater than equal to 1। ये सिर्फ उस सिचुएशन में आप r को x के इक्वल लिख सकते हैं जब r x के इक्वल है। अगर r आपकी कोई भी दूसरी वैल्यू है तो फिर हमने यहाँ पे r की रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो ज्यादा बेटर ये है कि आप यहाँ पे r के साथ इसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं कि ये सीरीज हमारी कन्वर्ज करती है जब r की वैल्यूज -1 से 1 के दरमियान लाई करती है, और ये सीरीज जो है डिवर्जेंट फॉर्म में आ जाती है जब r आपके पास क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। सो अब इस सीरीज हमें अगर हमने उसको कुछ डिफरेंट कंडीशंस के साथ भी चेक किया है, वो इनफैक्ट वी पुट x इक्वल टू 1/2। अगर हम यहाँ पे x को 1/2 कर दें ज्योमेट्रिक सीरीज, इन द ज्योमेट्रिक सीरीज विल गेट कन्वर्जेंट सीरीज, तो फिर हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है क्योंकि r हमारे पास क्या है, लेस देन है 1। हमने यही बात की है कि r अगर लेस देन 1/1 हो तो हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी। सो दिस इज द कन्वर्जेंट सीरीज। लेकिन r अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है, r को आप 2 पुट कर देते हो या x को 2 पुट कर देते हो, कोई कहता है डिवर्जेंट सीरीज, तो फिर हमारी सीरीज जो है वो डिवर्जेंट फॉर्म में जा रही है, आर्बिट्रेरी ग्रेटर हो रही है, हमारी वैल्यू किसी भी पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रही। तो मोर जनरली सीरीज ऑफ द फॉर्म डिफरेंट केसेस के साथ हमने इसको डिस्कस कर लिया कि r लेस देन 1 हो तो ये कन्वर्ज करती है, ग्रेटर देन 1 हो तो ये डिवर्जेंट फॉर्म। अब डिस्प्ले इक्वल टू 1 होता भी डाइवर्ज करना था ना, अगर x इक्वल टू 1 हो तब भी हमने इसकी डिवर्जेंट फॉर्म भी डिस्कस की हुई है। ओके मैम। मोर जनरल series of the form n from 1 to infinite cn x minus a power n, and the representation of this series is in this way। ये भी हमारे पास एक पावर सीरीज की ही रिप्रेजेंटेशन है, इस कार्ड पावर सीरीज, लेकिन हमारा वेरिएबल जो है वो चेंज हो चुका है, वो x माइनस ए होल पावर n में आ गया है। अब हमने बेसिकली x को पावर के साथ साथ इस a के साथ भी डील करना है। हमने देखना है कि a की हम वैसे सिंपल फॉर्म में तो हम इसको पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि कन्वर्ज कैसे करता है या डिवर्जेंट कैसे फॉर्म में होता है। अगर कोई कांस्टेंट इसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर इसकी कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस पे क्या इफेक्ट होते हैं। हम ये कहते हैं कि जब हमने पिछली पावर सीरीज जो है वो डिस्कस की थी तो वो एक ऐसी पावर सीरीज थी जिसका सेंटर जो है वो हमारे पास 0 था। अब ये ऐसी पावर सीरीज है जिसमें का सेंटर जो है वो हमारे पास ए के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। सो पावर सीरीज अबाउट ए, या हम इसको कह सकते हैं पावर सीरीज x माइनस ए, या हम कह सकते हैं पावर सीरीज सेंटर एट ए, और हम पावर सीरीज अबाउट ए से रिलेटेड पावर सीरीज बेसिकली ये टेलर्स और मैक्लैरेन सीरीज के अंदर आगे 11.11 के अंदर डिस्कस होगी। वहाँ हम अपनी सीरीज की जो टेलर सीरीज या मैक्लैरेन सीरीज हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से देते हैं, आपको सर्कल्स के ऊपर डिफरेंट डिस्क के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो वहाँ हमारी ये रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे लिए हेल्पफुल होगी पावर फंक्शन की। Note that in writing out the term corresponding to an input feature in equation number 1 and 3, we have adopted the convention that x minus a power 0 equal to 1 even when x equal to a। क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो है दोनों को कंपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये वाली जिसमें x की पावर सिंपल n है, और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमारे पास x माइनस a की पावर है। Okay, note that in writing out the terms corresponding to n equal to 0 in equation number 1 and 3, equation number 1 और 3 में अगर n को हम 0 पुट कर देते हैं, we have adopted the convention that x minus a power 0 equal to 1, तो फिर a x जो है वो कुछ भी हो या कि कोई भी वैल्यू हो, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी एलिमेंट या इंटीजर की पावर 0 हो जाती है तो आंसर 1 होता है। इवन व्हेन x इक्वल टू a, अगर x a के इक्वल है, अगर x a के इक्वल नहीं है तब भी आंसर 1 ही आएगा। आप यहाँ पे
2 माइनस ए लिख दो, 3 माइनस ए की पावर लिख दो, या a माइनस ए की पावर 0 लिख दो, तो भी आंसर 1 ही आएगा, given when x equal to a. Note also that when x equal to a, all the terms are 0 for n greater than equal to 1. अगर x को a के इक्वल पुट कर देते हो तो 0 की कोई भी पावर्स आप ले लो, 1 या 1 से ग्रेटर ले लो, तो सारी की सारी टर्म्स ही 0 हो जाएगी आपकी। ये टर्म भी 0 है, के इक्वल पुट करने से ये भी आपके पास 0 है, ये फॉर्म भी आपके पास है वो 0 है। जब आप n को 1 या 1 से ग्रेटर डिस्कस करते हो तो सारी इस टाइप की जो टर्म्स है वो आपके पास 0 फॉर्म के साथ डिस्कस होंगे। All the terms are 0 for n greater than, so the power series always converge. फिर हमारी पावर सीरीज जो है वो हमेशा कन्वर्ज करेगी when x equal to a, अगर x इक्वल है डेफिनेट अगर सारी की सारी 0 हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि वो 0 को कन्वर्ज कर रही है। अगर सारी 0 को कन्वर्ज नहीं करती, जहाँ पे एक कांस्टेंट स्टिल आपका मौजूद रहता है, चाहे वो 1 है उसको हमने 1 फिक्स किया है या कुछ भी आप फिक्स कर दो, तो भी हमारे पास कन्वर्जेंस की डेफिनेशन जो मौजूद रहती है। ये स्टेटमेंट सिर्फ उस वक्त सेटिस्फाइड है जब x हमारा इक्वल होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? हम जब n को 0 कन्वर्ज करेगी ना? यस, n की वैल्यू अगर आप नहीं, वो तो सिर्फ दे रहे हैं कि n की पावर अगर आप 0 को कर देते हो तो आंसर 1 है। अगर आप n को 1 या 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू लेते हैं, n की वैल्यू ये वैसे डिस्कस हुआ है, ये सिंपल एक पॉइंट डिस्कस हुआ है कि अगर n की वैल्यू आप 0 लेते हो, n को उसने डिफरेंट पॉइंट्स के साथ डिस्कस किया ना, n को 0 के साथ डिस्कस किया, 1 के साथ या 1 से ग्रेटर वैल्यू के साथ डिस्कस किया। क्या जब n की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो फिर हमारे पास x माइनस ए की पावर 0 जो है सिर्फ एक 1 आंसर देता है, ठीक है। ये 0 जो है आंसर आपको 1 देता है, फिर हमारी सीरीज इस फॉर्म में ओपन नहीं होती। तो n को जब हम 0 लेते हैं तो हमारे पास कन्वर्जेंस की डेफिनेशन सेटिस्फाइड है। फिर n को जब हम 1 या 1 से ग्रेटर लेते हैं तो हम डिफरेंट सिचुएशन डिस्कस करते हैं। उसमें से जो सिचुएशन हमने अभी डिस्कस की वो ये की है कि अगर n 1 हो या 1 से ग्रेटर हो और x जो है वो a के इक्वल हो, तो भी हमारी सीरीज जो है हमेशा कन्वर्जेंट फॉर्म में ही होगी, ठीक है। Yes, ma'am. For what value of x is the series convergent? x की किस वैल्यू के लिए हमारी ये जो पावर सीरीज, बेसिकली के पावर सीरीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पावर सीरीज भी डिस्कस होगी। x की किस वैल्यू के लिए ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करेगी। उसका रेशियो टेस्ट जो है उसने कहा कि हम यहाँ पे यूज करेंगे as if it denote the nth term of the series। an जो है वो nth term को रिप्रेजेंट करेगा और nth term हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल x बार n है। सो स्टूडेंट्स, मैं बार बार आप लोगों को ये कहती हूँ कि nth term में और सीरीज के सामने डिफरेंस के सीरीज का टोटल सम है, उस सम में से आपने सिर्फ nth term निकाल ली है तो इस तरह से लिखी जाती है, उसके साथ स्प्लिट करने नहीं होता। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ nth term की। If x is non-zero, we have, अगर x non-zero है तो हमारे पास an plus 1 over an की एब्सोल्यूट वैल्यू है, लिमिट n अपॉन टू स्क्वायर इनफिनिट है, वो हमें क्या आंसर दे रही है, दैट इज an plus 1। आपके पास n plus 1 फैक्टोरियल x की पावर n plus 1 है और नीचे हमारे पास n फैक्टोरियल x की पावर है। अब ये जो n plus 1 फैक्टोरियल है इसको आप n plus 1 into n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, पढ़ा हुआ है ना स्टूडेंट्स ये आप, दैट इज दिस। Yes, ma'am. यहाँ से यहाँ तक की टर्म्स उठा दें तो ये हमारे पास n फैक्टोरियल बन जाता है। n फैक्टोरियल को भी आप n into n minus 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, उससे मुझे स्मॉल टर्म में जाके आप फैक्टोरियल की डेफिनेशन दे सकते हैं। इवन ये 1 फैक्टोरियल तक ओपन हो सकता है हमारे पास। सो n plus 1 जो है उसको हमने कॉमन ले लिया है, x की पावर n से x की पावर n जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जो n फैक्टोरियल ऊपर था उससे ये वाला n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और जस्ट एक x रह जाएगा। n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारी टर्म जो है वो इनफिनिट बन जाती है। और रेशियो टेस्ट में बताता है कि अगर ये कंडीशन हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो या इनफिनिट बन जाए तो सीरीज जो है वो डिवर्ज कर जाती है। बाय द रेशियो टेस्ट द सीरीज डिवर्ज when x is non-zero। अगर x non-zero है, अगर x 0 है तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर हमारे पास ये आंसर 1 की टर्म में ओपन होगा। सो जो सीरीज है वो हमारे पास कन्वर्ज करेगी अगर x 0 होगा, क्योंकि 0 आपके पास अगर 0 की सिचुएशन में आप कोई भी चीज जो है वो डिस्कस करते हैं
तो वैल्यू पुट करेंगे तो इजीली आप उसकी कन्वर्जेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हर नॉन जीरो वैल्यू के लिए हमारी सीरीज जो है ये डिवर्जेंट फॉर्म। Example number 2 है for what value of x does the series converge, x के किस वैल्यू के लिए सीरीज जो है ये कन्वर्ज करेगी। अगेन हमारे पास एक पावर सीरीज है x माइनस ए की पावर n टाइप की ये सीरीज है जिसको भी हमने पीछे डिस्कस किया है। यहाँ पे आपका 3 के साथ डिस्कस हो रहा है। अगेन इस पे रेशियो टेस्ट जो है वो अप्लाई किया है an प्लस 1 ओवर an के साथ x माइनस 3 की पावर n प्लस 1 ओवर दिस। ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपने n के साथ डिवाइड कर दिया है तो ये n से डिवाइड करने से 1 बन जाता है। ये 1 प्लस 1 का n बन जाता है। यहाँ पे सिर्फ x माइनस 3 रह जाता है क्योंकि n के साथ ये n टर्म कैंसिल हो जाता है। n को इन्फिनिट पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है, ये 1 ही रहेगा और अप्रोच करेगा x माइनस 3 को एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब x माइनस 3 absolute value है by the ratio test the given series is absolutely convergent। जब भी हमारी कोई भी सीरीज जो है इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो हमने उस पर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ेगी। अगर सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज करता है तो डेफिनेटली कन्वर्ज कर जाती है। सो बाय द रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, देयरफॉर कन्वर्जेंट when x minus 3 mod is less than 1। कब एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी? जब ये मॉड जो है लेस, अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट हमने अभी पढ़ा हुआ था, जब ये लेस देन 1 होगी एंड डिवर्ज कर जाएगी जब ग्रेटर देन 1 होगी या इन्फिनिट की डेफिनेशन होगी हमारे पास। सो अगर ये सीरीज जो है हमारे पास कन्वर्ज कर रही है उस वक्त कन्वर्ज करेगी जब x माइनस 3 मॉड जो है वो लेस देन 1 होगा। बेसिकली हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि किस वैल्यू के लिए ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है। तो x माइनस 3 एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगा अगर ये लेस देन 1 हो। अगर लेस देन 1 हो तो यहाँ से हम अपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास मॉड जो है वो बेसिकली -1 से 1 के दरमियान लाई करता है। इफ एंड ओनली अगर x 2 से 4 के दरमियान हो तो हमारी सीरीज जो है ये एंड x जो है वो 4 से 2 के दरमियान है तो सीरीज हमारी कन्वर्ज करेगी। और सोलर सीरीज कन्वर्जेस व्हेन x लाइज बिटवीन दिस एंड डिवर्ज कब करेगी? जब हमारा इंटरवल जो है वो लेस देन x इक्वल टू 2 हो या ग्रेटर देन 4। क्योंकि आप इस इनइक्वालिटी को ओपन करेंगे तो ये इनइक्वालिटी आपको जो आंसर देगी ये भी -1 से 1 के दरमियान ओपन होगी। इस स्टूडेंट्स आप खुद अभी फाइंड करके देख लें जो इसका आंसर आप इस इनइक्वालिटी को फाइंड आउट करेंगे वो या तो लेस देन 2 होगा या ग्रेटर देन 4 होगा। अब 2 से 4 के दरमियान हमारी सीरीज जो है ये कन्वर्ज कर रही है और लेस देन 2 और ग्रेटर देन 4 के दरमियान हमारी सीरीज जो है ये डिवर्ज कर रही है, लेकिन स्टिल एक रिजल्ट हमारा मौजूद रहता है कि एग्जैक्ट 2 और 4 के ऊपर ये हमें क्या आंसर दे रही है। The ratio test gives no information about x minus 3 mod equal to 1। इस पे तो वो कोई इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं देगा रेशियो टेस्ट। तो हम इसको चेक करेंगे कि एग्जैक्ट 2 और 4 के ऊपर हमारा आंसर जो है वो क्या है। The ratio test gives no information about x minus 3 mod equal to 1, so we must consider x equal to 2 and x equal to 4 separately। सेपरेट फॉर्म में हम 2 और 4 को कंसीडर करेंगे। If we put x equal to 4 in the series, इस सीरीज के अंदर हम x को 4 पुट कर दें, इट बिकम्स समेशन। अगर हमारे पास ये जो हमारी जनरल सीरीज है इस सीरीज के अंदर x को अगर हम 4 पुट कर दें तो ये सीरीज हमारी बेसिकली क्या बन जाती है? समेशन 1/n बन जाती है। अगर ये समेशन 1/n बन जाती है तो ये हार्मोनिक सीरीज बन जाती है और अगर ये हार्मोनिक सीरीज बनती है तो हमने पढ़ा हुआ था कि ये डिवर्ज कर देती है। इट मीन जब हम x को 4 पुट करते हैं तो हमारी सीरीज डिवर्जेंट फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन x इक्वल टू 2 के साथ हम इसको डिस्कस करें। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो -1 की पावर n 4n बन जाती है विच इज कन्वर्ज। ये सीरीज जो हमने पीछे डिस्कस की थी तो ये सीरीज जो है वो हमारे पास कन्वर्ज कर जाती थी कि अल्टरनेटिंग सीरीज की फॉर्म ओपन होती है विच कन्वर्ज बाय द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इस पर लगाते थे तो ये कन्वर्ज करती थी कि हमने पीछे सॉल्व की थी। दस द गिवन पावर सीरीज कन्वर्ज फॉर 2 और 2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए ये सीरीज जो है वो हमारी और 4 से लेस के लिए कन्वर्ज करती है 4 पे और 4 से ग्रेटर वैल्यू के लिए और 2 से लेस वैल्यू के लिए हमारी सीरीज जो है ये डिवर्ज करती है। क्लियर है स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके
फिर एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये बेसल फंक्शंस के ऊपर है। ये जो बेसल फंक्शन है ये बेसिकली आपका हमारा हमने पीएचडी के अंदर फ्रैक्शनल कैलकुलस कैलकुलस के एडवांस रिजल्ट्स जो है वो डिस्कस किए थे। वहाँ पे इसका पूरा प्रूफ दिया हुआ था बेसल फंक्शंस का, क्योंकि ये बेसल फंक्शंस हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आपको प्रूफ के बगैर सिर्फ एक बेसल फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करके दे दिया गया है, और इस बेसल फंक्शन की आपने find the domain of the Bessel function of order 0 defined by, अगर ऑर्डर 0 हो या ऑर्डर 1 के साथ हो या ऑर्डर 2 के साथ हो, ये डिफरेंट बेसल फंक्शंस जो है ये फ्रैक्शनल कैलकुलस के अंदर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे उसने 0 के साथ एक बेसल फंक्शन जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है जिसको j नॉट x के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। n फ्रॉम 0 से इनफिनिट हमारे पास -1 पर n x पर 2n 2 की पावर 2n फैक्टोरियल। उसके बेसिकली ये पूरा जो आपको सीरीज दी गई है ये बेसिक फंक्शंस की ये पूरा प्रूफ है जो हमने आगे पीएचडी में फ्रैक्शनल कैलकुलस के अंदर किया था। यहाँ उसने प्रूफ नहीं दिया, वो सीरीज का सम दे दिया है आपको, और फिर उस पे उसकी डोमेन को बेसिकली वो डिस्कस करना चाह रहा है कि अगर हम उसकी डोमेन को डिस्कस करें तो डोमेन के किन पॉइंट्स के ऊपर हमारी ये जो सीरीज है बेसल फंक्शन की सीरीज है ये कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस को शो करती है। सो इस पे भी उसने मेरा ख्याल है रूट रेशियो टेस्ट जो है वो अप्लाई किया है कि nth टर्म इसकी जो है वो रिप्रेजेंट किया है, और nth प्लस 1th टर्म जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये nth और n प्लस 1th टर्म है जिसको रिप्रेजेंट किया है कैंसिल आउट होने के बाद ये जो सीरीज है ये आपके पास इस फॉर्म में आ गई है। आपके पास टर्म्स पेजेस हैं, वैसे तो सिंपल ही हम देख सकते हैं n फैक्टोरियल से कैंसिल हो रहा है, 2 की पावर n 2 की पावर 2n से कैंसिल हो रही है, 2 का स्क्वायर रह जाएगा जिसको हम 4 लिख देंगे। ऊपर हमारे पास सिर्फ n की पावर 2 रह जाती है, और नीचे हमारे पास n प्लस 1 स्क्वायर जो है ये डेफिनेशन रह जाती है। ठीक है, सिंपली आप इसको कर सकते हैं। तो टर्म्स को कैंसिल करने के बाद हमारा जो बेसल फंक्शन है वो इस फॉर्म में है, उसकी जो रेशियो टेस्ट है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है। स्क्वायर ओवर n को आप इनफिनिट पुट करते हो तो आंसर क्या हो जाता है 0, which is 0 which is less than 1। So ratio test के मुताबिक गुड मॉर्निंग, 1 मिनट स्टूडेंट्स। सो l इज लेस देन 1 अगर आपके पास है तो ये कन्वर्ज कर जाती है। Thus by ratio test the given series converges for all values of x। x की हर वैल्यू आप x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर दो, x को 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, जब n इनफिनिट है तो इस सीरीज ने 0 ही 0 होना है। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज कन्वर्ज कर जाती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। In other words, the domain of the Bessel function is minus infinite to infinite, minus infinite से infinite values भी आप यहाँ पे पुट कर दो तो भी ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट फॉर्म में ही रहती है। यानी कि अगर कन्वर्ज करेगी तो उसकी डोमेन माइनस इनफिनाइट से इनफिनाइट तक होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसकी डोमेन जो है वो माइनस इनफिनिट से इनफिनिट पे होगी। हमने इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी डोमेन देखी है। हमने ये देखा है अगर वो इस फंक्शन को 0 ऑर्डर के साथ हो सकता है, जब हम 1 ऑर्डर को 2 ऑर्डर को या डिफरेंट ऑर्डर्स को डिस्कस करें अगर हायर लेवल पे जाके, तो हो सकता है इनकी डोमेन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो। यहाँ पे हमने 0 ऑर्डर का एक बेसल फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट किया है। जब 0 ऑर्डर हो तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट, 1 की बात कर रहा हो तो हो सकता है x-1 की पार्ट 2n में हो, ये x-3 की, ये इनके एडवांस फॉर्म है जो आगे फ्रैक्शनल कैलकुलस के अंदर डिस्कस होती हैं, वो भी कैलकुलस की एक एडवांस फॉर्म है। सो यहाँ पे हमने सिंपल बेसल फंक्शन जो है उसको देखा है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग कहा है। हो सकता है अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना होता, कोई ऐसी वैल्यू होती जो हमारी, अब यहाँ पे तो एक्स की ऐसी वैल्यूज हम माइनस इनफिनिट से इनफिनिट कोई भी वैल्यू पुट कर दें, जब ये हमारे पास इनफिनिट हो चुकी है वैल्यू तो समथिंग ओवर इनफिनिट हमें 0 ही आंसर देगी। ठीक है,
हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन ना होती, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारी पूरी डोमेन आती है या कुछ पॉइंट्स डोमेन के इसमें शामिल होते हैं। ओके मैम, तो फिर कन्वर्जेंट का और डोमेन का क्या मतलब कंसर्न है दोनों का आपस में? फाइंड द डोमेन ऑफ द बेसल फंक्शन, उसने यहाँ पे बेसल फंक्शन जो है उसकी डोमेन को डिस्कस कर लिया और साथ ये भी बेसिकली ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है यहाँ पे सिर्फ कि अगर हम उसकी पूरी डोमेन को डिस्कस करें तो पूरी की पूरी डोमेन में कन्वर्ज कर जाती है। पहले स्टार्ट में हमने कहा था जब हम अपने पावर सीरीज की बात की थी तो हम कह रहे थे कि x की कुछ वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करती है, कुछ वैल्यू के लिए डिवर्ज कर जाती है। जैसे फिर हमने आगे ज्योमेट्रिक सीरीज को डिस्कस किया तो कुछ वैल्यू के लिए वो कन्वर्ज कर रही थी, कुछ वैल्यू के लिए वो डिवर्जेंस रिजल्ट दे रही थी। इसी तरह यहाँ पे उसने सिर्फ एक रिजल्ट या डिस्कशन कर ली है कि सारी वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर जाती है बेसिकली। सिर्फ ये रिजल्ट है जो बेसल फंक्शन जो है जीरो ऑर्डर के साथ डिस्कस हुआ है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अभी आपने सिर्फ जीरो ऑर्डर के साथ इसका रिजल्ट डिस्कस किया है। इसके डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, फ्रैक्शनल कैलकुलस के ये रिजल्ट्स हैं, वहां जाके इसके डिफरेंट ऑर्डर्स डिस्कस होते हैं। हो सकता है वहां कुछ पूरी डोमेन शामिल हो या ना हो, लेकिन जीरो ऑर्डर के साथ जब उसको डिस्कस करा तो फिर उसकी पूरी डोमेन जो है उस पर हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर जाती है। इसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे इनफिनिट के लिए हम इसका पूरा रिजल्ट जो है वो nth पार्शियल सम के ऊपर भी देते हैं। So when we define the Bessel function in example number 3 as the sum of the series, we mean that for every real number x, अगर हम इसको पार्शियल सम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली j नॉट x जो पूरी सीरीज है वो हमारे पास उसका जो रिजल्ट है वो बेस करता है nth पार्शियल सम के ऊपर, और उसका जो nth पार्शियल सम है उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, जबकि i की वेरिएशन जो है वो 0 से n है। आपके पास पहले हमने इससे पहले n की वेरिएशन दी थी 0 से इनफिनिट। सो सिर्फ क्योंकि हमारे पास डोमेन इंडेक्सेस है, यहाँ पे nth टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने n को i में रिप्लेस कर दिया कि हम फर्स्ट nth टर्म जो है उनके पार्शियल सम के रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं और फिर इनफिनिट की बेस पे हम अपना पूरा जो बेसल फंक्शन है उसका रिजल्ट देंगे। द फर्स्ट फ्यू पार्शियल सम्स आर, अगर कुछ पार्शियल सम्स को हम देखें तो वैल्यूज पुट करते हैं। जब आप 0 पुट करोगे तो ये आपके पास 1 आंसर देगा, 1 पुट करेंगे तो ये आंसर होगा। ये आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हमारी सीरीज के अंदर चेक कर सकते हैं कि हमारी जो बेसल फंक्शन की पार्शियल सम्स की सीरीज है वो बेसिकली इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है। S0 आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है। S1 को अगर हम देखें तो ये एक पैराबोलिक टाइप शेप है जो कि यहाँ पे हमारे पास पैराबोलिक फॉर्म में ही रिप्रेजेंट हो रही है। सो डिफरेंट शेप्स हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ चूंकि एक्स स्केल इन्वॉल्व हो चुका है, एक्स स्केल टाइप की जितनी भी शेप्स थी उसको हमने पैराबोला फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ से यहाँ तक पैराबोला या फिर यहाँ से यहाँ तक ये पैराबोला टाइप शेप जो है उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। फिगर नंबर 1 shows the graphs of these partial sums which are polynomials। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में भी डिस्कस हो सकते हैं क्योंकि एक्स की जो पावर्स हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व हो रही हैं और दे आर अप्रोक्सीमेशंस टू द फंक्शंस जे नॉट। ये हमारे पास जे नॉट फंक्शंस की अप्रोक्सीमेशन है। जब हमने उसको एस नॉट के साथ अप्रोक्सीमेट किया, S1 के साथ, S2 के साथ, S3 के साथ या S4 के साथ, but not that the approximation becomes better when more and more terms are included। ये approximation हमारी मज़ीद बेहतर हो जाती है जैसे ही हम अपनी मज़ीद टर्म्स को इन्वॉल्व करते हैं। और इवन हमारा n जो है अगर इनफिनिट को क्रॉस कर जाता है तो हम देखते थे कि हमारी सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सो थ्योरम 4 जो है वो हमारी पावर सीरीज के मेन रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फॉर अ गिवन पावर सीरीज है and from 0 से infinite our series of in this type there are only 3 possibilities। तो 3 possibilities जो है वो हम डिस्कस करते हैं। the series converges only when x equal to a। एक दोस्तों का सीरीज कन्वर्ज करती है जब x a के इक्वल होता है आपके पास। the series converges for all x yes एक मिनट
कोई स्कॉलरशिप है आपको? हाँ जी। कौन? किधर है टेस्टिंग करना? ये इसको तो टेस्टिंग करते हैं ना। Yes, sir, but I head of department, sir. Yes, head of department. Regional है आपके पास डॉक्यूमेंट्स? मेरे भी स्टूडेंट हैं आप? ये बात याद रखें, आज के बाद जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने जाए अपने रजिस्टर साथ लेके दें, फिर वैसे टेस्ट नहीं होती। क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं कर देती हूँ, वैसे मैं परमिशन नहीं देती। कहीं पर भी जाए, किसी भी वक्त अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाए टेस्ट करवाने स्पेशल। नहीं, इसको तो टेस्ट नहीं करना। इलेक्शन ऑफिस से स्टैंप लगवा लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तीन पॉसिबिलिटीज होंगी सीरीज की। या तो सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी x एक इक्वल होगा तब, या सीरीज कन्वर्ज कर देगी ऑल वैल्यूज ऑफ x फिर इज द पॉजिटिव नंबर आर सच दैट द सीरीज कन्वर्जेस। या फिर अगर इस सीरीज की कोई फॉर्म हमारे पास एब्सोल्यूट कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है तो रेशियो टेस्ट के मुताबिक सीरीज हमारी उसको फिर कन्वर्ज करेगी। अगर वो हमारे पास लेस देन आर है, आर डिवर्जेस इफ x माइनस इज ग्रेटर देन आर जो है आर, अब हमने वहाँ पे अगर रेशियो टेस्ट के साथ इसको डिस्कस करते हैं तो वो लेस देन 1 की कंडीशन के साथ हमने डिस्कस की थी। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी सीरीज जो है उसके कन्वर्स करने के लिए, या पावर सीरीज के कन्वर्स करने के लिए पावर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन जो है तो आपके पास इस फॉर्म में होती है। इसकी थोड़ी सी डिस्कशन इसलिए आपसे पढ़ने को कहा जाएगा कि ये पहले तो मैंने आपको प्रूफ नहीं करवाया, लेकिन इसको आप एक दफ़ा सारा पढ़ लें यहाँ तक कि यहाँ पे बेसिकली ये जो आर इन्वॉल्व हो गया है ये किस लिए है, ये टर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्कस करते हैं तो रेडियस की फॉर्म में डिस्कस हो रहा है, दैट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। द नंबर कैपिटल आर इन केस 3 इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। क्यों हम इसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं? बेसिकली ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल की रिप्रेजेंटेशन है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जब भी हमारी रिप्रेजेंट होती है इसी तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। ये हमारी वेरिएबल्स होते हैं, ये हमारे सेंटर को रिप्रेजेंट करता है
और ये हमारे रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, x माइनस ए मॉड इज लेस देन r, जबकि x जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट वेरिएबल्स को, और जो a होता है ये आपका सेंटर, सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है कि क्या ये जीरो है। अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल जीरो हो तो हम कहते हैं x मॉड लेस देन r। अगर सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो जीरो के अलावा कोई दूसरी वैल्यू होती है, -1 होती है या 1 होती है या 2 होती है या -2 होती है, तो फिर ये ए एज इट इज रिप्रेजेंट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टेलर और मैक्लैरेन सीरीज के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी। जब टेलर और मैक्लैरेन सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली हम इक्वेशन ऑफ सर्कल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। और वो जो हमारी कर्व है ना, वो ये हमारे पास सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें ए जो है वो सर्कल के सेंटर्स की रिप्रेजेंटेशन होगी और जो कैपिटल आर है ये हम रेडियस की रिप्रेजेंटेशन देते हैं। मोस्टली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल बहुत ज्यादा यूज होती है। आप तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिखते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली ये आपके पास अगेन एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन ऑफ सर्कल की, जिसमें ए सेंटर को रिप्रेजेंट करता है और जो कैपिटल आर है ये आपके रेडियस को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। सो दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। हम इसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस करा देंगे अगर टेलर और मैक्लैरेन सीरीज के अंदर ये नोटेशन आपकी बार बार यूज होगी। The number r in case 3 is called radius of convergence for the power series. Power series में ये हमारे पास क्या है, radius of convergence है। मीन्स ये बताता है कि ये radius of convergence जो होता है, जिस तरह सर्कल के अंदर हम अपना रेडियस हमेशा फिक्स करते हैं, हम सर्कल को तभी ड्रा कर सकते हैं ना जब हमारे पास एक स्पेसिफिक रेडियस होता है, 1 रेडियस हो या 2 रेडियस हो या 3 रेडियस हो। तो इसी तरह ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ये भी हमारा अकॉर्डिंग टू सीरीज फिक्स होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो फिर हम देखेंगे कि अगर बाकी सारे सिचुएशन 2 से लेस है या 3 से लेस है तो फिर हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं। अगर ग्रेटर आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि डिवर्स करती है। बेसिकली मैं थोड़ा सा अगर इसकी हिस्ट्री में जाऊं तो आपको बता दूं कि जब एक सर्कल है रेडियस की से लेस है, अब मैं 2 रेडियस रख के अगर एक सर्कल बना देती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि अब उसके अंदर वाला एरिया जो है वो डिस्कस हो रहा है, तो बेसिकली वो कन्वर्ज करता है। अगर एक 2 सर्कल रेडियस 2 के साथ एक सर्कल को डिस्कस करें और उसके बाहर की सारी सिचुएशन को डिस्कस करें, 2 से ग्रेटर सिचुएशन को डिस्कस करें, तो कहीं पर भी कन्वर्जेंस नहीं होती, वो डिवर्ज कर जाता है, वो आर्बिट्रेरी बढ़ता रहता है। ऐसी सिचुएशन है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ आई है स्टूडेंट्स या नहीं? समझ आई या नहीं? बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा। आगे मैम आप एक सर्कल बना लेते हो, आवाज बहुत स्लो आ रही है। आप एक सर्कल को जब डिस्कस करते हो, बेसिकली एक तो मुझे ना ये भूल जाता है कि व्हाइट बोर्ड कहाँ पर जाके हम यूज करते थे। एक मिनट, समझ आ गई। अब ये अगर आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर देते हो, टेक्स्ट में जाना पड़ेगा, ओके, नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे याद भूल गया कैसे लिखते थे इस पे। अगर आपको याद है तो मुझे बता दें प्लीज। हाँ लीजिए, आप अगर आप 2 रेडियस के साथ एक सर्कल ड्रा कर लेते हो 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर, स्क्रीन शेयर हो रही है ना स्टूडेंट्स आपके पास? यस मैम यस मैम। ये r इक्वल टू मैं 2 कह देती हूँ, ये मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है।
अब ये जो 2 सर्कल है, रेडियस 2 के साथ मैंने सर्कल डिस्कस किया, जब मेरा x माइनस ए मॉड लेस देन r है, तो इट मीन्स लेस देन r का मतलब है कि इसके अंदर का एरिया डिस्कस हो रहा है। अब ये जो अंदर का एरिया ये कहीं ना कहीं जाकर तो कन्वर्ज कर ही रहा है ना, हम इसको गिन सकते हैं, हम इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर r ग्रेटर देन 2 की बात हो या x माइनस ए ग्रेटर देन 2 हो मॉड हमारा, तो इट मीन्स हम सारा बाहर का एरिया डिस्कस कर रहे हैं, ये बाहर का एरिया है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते कि आर्बिट्रेरी इन्फिनिट तक बढ़ता जा रहा है, तो फिर ये हमारे लिए कन्वर्जेंस की कंडीशन नहीं देता। क्लियर हुई ये बात? यस मैम। जब आप अंदर का एरिया डिस्कस करते हो तो अंदर का एरिया जो होता है वो कन्वर्ज कर जाता है, तो वो काउंटेबल है हमारे लिए। लेकिन जब हम r ग्रेटर देन r डिस्कस करते हैं, r से ग्रेटर एरिया को डिस्कस करते हैं, इट मींस 2 से ग्रेटर एरिया जो डिस्कस हो रहा है वो कहीं पे भी काउंटेबल नहीं है, वो आर्बिट्रेरी इन्फिनिट फॉर्म में हमारे पास बढ़ता रहता है। ओके, सो यही बात बुक के अंदर की हुई है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की। द नंबर आर इन case 3 is got the radius of convergence of the power series. By convention, the radius of convergence is r is equal to 0 in case number 1. जब केस 1 को हम डिस्कस करते हैं तो फिर उसने कहा है कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 0 हो जाता है, एंड r is equal to infinite in case 2. जब केस 2 को हम डिस्कस करते हैं तो फिर r को इन्फिनिट के तौर पे डिस्कस करेंगे। जब सीरीज कन्वर्ज करती है x इक्वल टू a के ऊपर, तो फिर जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमारा 0 डिस्कस होगा। और जब सेकंड सिचुएशन में उसने कहा हम इसको डिस्कस करेंगे तो r जो है वो हमारे पास इन्फिनिट होगा। जब x की हर वैल्यू के लिए वो डिस्कस होगा तो फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मस्ट जो है वो आपके पास इन्फिनिट होगा इन केस 2। The interval of the convergence of a power series is the interval that consists of all values of x for which the series converges. Basically, interval of convergence हमारे पास क्या होगा कि वो सारे का सारा इंटरवल होगा जिसके ऊपर हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी। और वो सीरीज हमारी कब कन्वर्ज करेगी? पहली सिचुएशन में जब r कैपिटल R जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास 0 होगा, और सेकंड सिचुएशन में ये हमारे पास इन्फिनिट होगा। इन केस 1 द इंटरवल कंसिस्ट ऑफ जस्ट अ सिंगल पॉइंट ए। पहले में ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ए है। जब आप x को a ले लेते हो तो ये आपके पास 0 की पावर n के साथ हमने इस सीरीज को डिस्कस किया था, और हमने कहा था कि 0 की पावर n के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं तो फिर तो हमारी सीरीज हमेशा ही कन्वर्ज करती है। इन केस 2 द इंटरवल इज माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट। केस 2 के अंदर हमारा जो इंटरवल है वो माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट डिस्कस होता है। जब x की सारी वैल्यूज के लिए हमने इसको डिस्कस किया था तब भी हमने कन्वर्जेंस की बात की थी पीछे स्टेप में। In case 3, note that the inequality x minus a mod lambda can be rewritten as, इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो a minus r और a plus r इंटरवल के दरमियान है। इस इनइक्वालिटी को अगर आप ओपन करते हैं तो ये हमेशा a minus r और a plus r के दरमियान है। When x is an end point of the interval, x जो है ये आपके पास क्या होगा? एंड पॉइंट होगा इंटरवल का। एंडिंग पॉइंट सब ये है x is an end point of the interval, that is x जो है वो आपके पास a माइनस आर और a प्लस आर के दरमियान लाकर है। इस सारी रीजन के दरमियान आपने अपनी कंडीशन जो है वो डिस्कस करनी है। एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हैपन या कुछ भी कंडीशन जो है वो आपके पास आ सकती है। द सीरीज माइट कन्वर्ज एट वन और बोथ एंड पॉइंट्स, और इट माइट डिवर्ज एट बोथ एंड पॉइंट्स। हो सकता है कि सीरीज जो है वो एक एंड पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हो, दूसरे पे कन्वर्ज ना कर रही हो, या हो सकता है कि ये दोनों के दोनों हमारे एंडिंग पॉइंट्स के ऊपर हमारी सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती हो। Thus, in case 3, there are 4 possibilities for the interval of convergence. 4 possibilities हैं अगर आपका कन्वर्जेंस की, या तो x जो है वो इन दो इंटरवल्स के दरमियान लाई करेगा, या हमारा एंडिंग पॉइंट के ऊपर भी सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही होगी, या लेफ्ट एंडिंग पॉइंट के ऊपर भी हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही होगी, या इंटरवल के दरमियान और दोनों एंडिंग पॉइंट के ऊपर भी हमारी सीरीज जो है ये कन्वर्ज कर सकती है। ये 4 पॉसिबिलिटीज जो है उसने केस 3 के ऊपर डिस्कस की है। जब आपने लेस देन आर की बात करनी है तब भी सर्कल के अंदर का एरिया डिस्कस होता है, सिर्फ मीन दरमियानी सिचुएशन जब डिस्कस होती है तब भी सीरीज कन्वर्ज करेगी। अगर आप 2 जो है जिसको मैंने 2 रेडियस का नाम दिया था, अगर आप उस पॉइंट को भी शामिल कर लेते हो और उसके अंदर वाले पॉइंट्स को भी शामिल कर लेते हो तब भी सीरीज जो है वो हमारी कन्वर्ज कर जाती है। ठीक है, और अगर आप दोनों एंडिंग पॉइंट्स जो है उनको डिस्कस कर लेते हो कि आपने इस सीरीज को 0 से लेकर 2 तक के दरमियान रखना, फिर हम एक 0 पे एक सर्कल ड्रा करते हैं, 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं, तब भी हमारी सीरीज जो है ये कन्वर्ज कर जाती है और दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमारी सीरीज जो है ये कन्वर्जेंस की फॉर्म देगी। बहरहाल ये जो
बाउंड्रीज हैं, ये आगे जब आप कैलकुलस का सेक्शन 3 जो है उसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ ये सारी बाउंड्रीज जो है हमको ड्रा करके दिखाते हैं कि बेसिकली लेस देन और लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की सिचुएशन हो तो तुम्हारा हम सर्कल की बाउंड्रीज को या उसके इनर को डिस्कस करते हैं या फिर उसके इंटीरियर को या एक्सटीरियर को कैसे डिस्कस करते हैं, ये सारी आगे की सिचुएशन है। सो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हमारी पावर सीरीज जो है उसकी कन्वर्जेंस के लिए कि या तो x इक्वल टू ए पे कन्वर्ज करेगी या सारे पॉइंट्स के लिए कन्वर्ज करेगी या फिर कुछ सिचुएशन के लिए कन्वर्ज करेगी, और ये हमारे पास लेस देन या लेस देन इक्वल टू दोनों सिचुएशन हमें दे सकते हैं। ये सम अप कर दिया है उसने भी, जो ऊपर सारी एग्जांपल डिस्कस की हैं। पहली एग्जांपल जो हमने डिस्कस की थी उसमें हमने जो पावर सीरीज थी उसमें कांस्टेंट्स को अगर 1 कर दिया था तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई थी। उसमें जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका डिस्कस हुआ था वो जस्ट 1 है और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो था वो आपके पास -1 से 1 के दरमियान है। सो इस ज्योमेट्रिक सीरीज को अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की फॉर्म में देखेंगे तो क्या कैपिटल R जो है वो आपका 1 के इक्वल ही आता है इस सीरीज में। R जो है वो आपका 1 ही होगा। इस सीरीज की रिप्रेजेंटेशन देखिए तो क्या उसमें R आपका 1 ही होगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अपनी सीरीज को इस फॉर्म में ओपन करें और मुझे बताएं स्टूडेंट्स कि आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 क्या आ रहा है। स्ट्रैंड के सीरीज की रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, ठीक है। इस सीरीज को जब आपने x माइनस ए की पावर n की फॉर्म में लिखना है तो ये यहाँ पे क्या है आपके पास 0 है, ऐसे ही है ना, ये 0 है, ये 0 है और x मॉड जो है वो लेस देन 1 है। x मॉड जो है वो आपके पास क्या है, लेस देन 1 है ना, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि x माइनस ए मॉड लेस देन r, x माइनस ए मॉड लेस देन r, और r जो है ये हमारे रेडियस की ये जो r की वैल्यूज थी उनको रिप्रेजेंट करा था। तो x माइनस ए हमारा 0 था तो इट मींस x मॉड इज लेस देन r। अब r की वैल्यू जो है वो 1 है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है ये हमारे पास 1 था और वैल्यूज किसके जब ये सीरीज कन्वर्ज कर रही थी तो आंसर हमारा किसके दरमियान था, इंटरवल -1 से 1 के दरमियान नहीं था, ऐसे ही है ना। इस सीरीज के लिए जो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था वो -1 से 1 के दरमियान था। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जब उसको जो x माइनस ए मॉड लेस देन r की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक इक्वेशन ऑफ सर्कल की रिप्रेजेंटेशन के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे x माइनस ए का मतलब है कि ये 0 हो चुका है, यहाँ पे को हमने फिक्स कर दिया था, को हमने 0 ले लिया था तो x मॉड लेस देन 1 बन गया था। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका 1 था और जिस इंटरवल के ऊपर कन्वर्ज हो रहा था इंटरवल हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे -1 से 1 डिस्कस किया था। यही सारी स्टोरी जो है वो उसके अंदर बता रहे हैं टेबल के अंदर कि हमने जब पहली एग्जांपल डिस्कस की है तो पहली एग्जांपल के अंदर हमारा जो a है वो 0 हो चुका था, a हमारा उस सीरीज के अंदर 0 है और हमारा रेडियस कन्वर्जेंस जो है वो 1 था, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारा उसमें -1 से 1 था। एग्जांपल नंबर 1 जब हम डिस्कस करते हैं तो वहां पे n फ्रॉम 0 से n फैक्टोरियल xn है, वहां रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है हमारा शो ही नहीं होता क्योंकि हमने तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के साथ डिस्कस ही नहीं किया था।
हमने उस पर रेशियो टेस्ट जो है वो अप्लाई किया था। तो रेशियो टेस्ट जब हमने अप्लाई किया था तो हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वैसे ही 0 था क्योंकि वो डिवर्जेंट फॉर्म में आ रही। उसके बाद जब हमने एग्जांपल नंबर 2 जो है उसको डिस्कस किया था तो एग्जांपल नंबर 2 में भी हमने एक इक्वेशन ऑफ सर्कल की रिप्रेजेंटेशन देखी थी। एग्जांपल नंबर 2 की जब हम बात करते थे तो हमने x माइनस 3 जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो देखी थी और फिर हमने कहा था कि ये x माइनस 3 मॉड जो है ये हमारे पास किस फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर आप इसको देखते हो a की वैल्यू है ना ये आपके पास 3, x माइनस a की फॉर्म में, x माइनस a की फॉर्म में है ना ये आपके पास। तो अगर आप यहाँ पे a को डिस्कस करोगे तो a आपके पास 3 है और अगर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 क्यों लिख रहे हैं जब मुझे बताएं जरा जल्दी से जवाब। जिस इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन कन्वर्ज कर रहा था वो इंटरवल हमने देखा था कि 2 था या 2 से ग्रेटर था और 4 से लेस था। ये तो बात समझ में आ गई इंटरवल और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो r इक्वल टू 1 क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ये बताएं मुझे तो। रेशियो टेस्ट आपको क्या बताता है? रेशियो टेस्ट ये नहीं बताता आपको? रेशियो टेस्ट आपको ये नहीं बताता ये सिचुएशन x माइनस 3 मॉड लेस देन 1? यस मैम। फ्रेंड्स थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के बैठे हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जहां पर भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन शो होगी वहां पर देखें ये जब हमने सेकेंड एग्जांपल डिस्कस की थी तो हमारे पास इनफिनिट आंसर आ गया था। हमारे पास कोई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं था। हमारी जो r कैपिटल R है वो कन्वर्जेंस को शो करता है। तो जहां सीरीज डिवर्ज करेगी वहां कैपिटल R की बात नहीं होगी, जहां सीरीज कन्वर्ज करेगी वहां कैपिटल R की बात होगी। और कैपिटल R जो है वो अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट यहाँ पे हमारे पास अगेन कैपिटल R जो है वो 1 है। ऐसा ही है? यस मैम। स्टूडेंट्स कैपिटल R जो है वो 1 है और जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमारे पास क्या है उसमें 2 शामिल है लेकिन 4 शामिल नहीं है। मींस ऐसा इंटरवल जो 2 वाली साइड से क्लोज है लेकिन 4 वाली साइड से वो क्या है? ओपन है। ओके यस मैम। आप इसको ना भी देखो इसके की तरफ से जल्दी से देखो 3 रिजल्ट है और जो रिजल्ट बेसिक थर्ड रिजल्ट हमारा ये हुआ ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के साथ। अब वो जो एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करते हैं जो बेसल फंक्शंस की डेफिनेशन है तो वो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो इनफिनिट आ रहा था और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है ये हमारे पास माइनस इनफिनिट से इनफिनिट था। आप देख सकते हैं कि उसने कहा था कि जब आप अपना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हो आप जब इस सिचुएशन को डिस्कस करते हो तो हमने क्या कहा था कि ये बाय रेशियो प्लस द गिवन सीरीज कन्वर्ज फॉर आर वैल्यूज ऑफ x x की हर वैल्यू के लिए वो कन्वर्ज करिए ना। फिर फर्स्ट द डोमेन ऑफ द फंक्शन प्लेस माइनस कैपिटल R की हर वैल्यू के लिए। यहाँ पे R को हम फिक्स नहीं करते, R की हर वैल्यू के लिए डोमेन के हर पॉइंट के लिए पहले तो हमने फिक्स कर दिया ना। पीछे हम देख सकते थे कि r इक्वल टू 1 है या r इक्वल टू 2 पे कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ हमने देखा कि x की हर वैल्यू के लिए वो कन्वर्ज कर रही है। तो इट मींस जो हमारा r है वो बेसिकली किसको शो कर रहा है? वो इनफिनिट को शो कर रहा है। तो इनफिनिट हमारा अगर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लेते हैं तो उस पे हमारी एग्जांपल नंबर 3 जो है वो सेटिस्फाइड है और हमारा इंटरवल है वो इनफाइनाइट वैल्यू के ऊपर हमारी डेफिनेशन जो है सेटिस्फाइड करता है। Example number 4 है find the radius of convergence and the interval of convergence of the series। radius of convergence find out करना है, interval of convergence है वो भी आपने find out करना है। तो डेफिनेट आप अपनी सीरीज को एब्सोल्यूट फॉर्म में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर्म में डिस्कस करते हैं तो हमें पता है कि हमारी सीरीज जो है उसी वक्त कन्वर्ज करती है अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट जबकि लेस देन 1 होगी। अगर ये लेस देन 1 है तो इट मीन 3x मॉड लेस देन 1 है। यहाँ से आप x मॉड की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो हमारे पास क्या आएगी? लेस देन 1/3। अगर x मॉड जो है वो लेस देन 1/3 होगा
3 होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा क्या है 1/3 है। और जब हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है ये इनक्वालिटी बेसिकली -1/3 और 1/3 के दरमियान लाया जाती है। तो आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो -1/3 से 1/3 है और जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपका 1/3। तो सिंपल सा रिजल्ट आपने याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमेशा ये चीज जो होती है ये आगे जाके हायर लेवल पे इक्वेशन ऑफ सर्कल की रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें सेंटर गिवन दिया होता है। यहाँ पे सेंटर नहीं दिया, x माइनस ए नहीं है तो मींस ए 0 है आपका यहाँ पे, और ये आपके हमेशा रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। अगर तो लेस देन के फॉर्म में होता है तो हमेशा कन्वर्ज करता है, क्योंकि उसके अंदर का एरिया हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये ग्रेटर देन के फॉर्म में होता है तो डिवर्ज कर जाता है, क्योंकि 1/3 से ग्रेटर जितना मर्जी एरिया हो, इनफाइनाइट फॉर्म में मूव कर रहा है हम उसको काउंट नहीं कर सकते। उस फॉर्म में हमारी जो सिचुएशन होती है वो हमेशा डिवर्जन होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो x mod लेस देन 1/3 के लिए ये हमारी सीरीज जो है ये कन्वर्ज कर जाती है, और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है ये हमारे पास क्या है -1/3 से 1/3 है। सो आगे सारी इसकी हिस्ट्री दी है, स्टूडेंट नहीं है, आपने सिर्फ क्या फाइंड आउट करना था, इंटरवल ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना था। बताओ, find the radius of convergence and interval of convergence of the series। ये सीरीज है, अब ये सीरीज इस तरह की है, ठीक है। अगेन कि आपके पास उसी को रिप्रेजेंट करिए, हम हमारे पास कितना कन्वर्ज करेगी अगर लेस देन 1 होगी, क्योंकि रेशियो टेस्ट में बताता है कि रेशियो तक कन्वर्ज करती है जब लेस देन 1 होती है। अगर ये लेस देन 1 है तो इट मींस x प्लस 2 जो है वो लेस देन है 3 से, क्योंकि 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। अब लेस देन 3, ओके। अब ये इक्वालिटी जब ओपन होगी तो -3 लेस देन x प्लस 2, x लेस देन 3 इस पे कन्वर्ज करेगी और इसके ऊपर ग्रेटर देन 3 के ऊपर डिवर्ज करेगी। तो 3 से ग्रेटर एरिया जो है वो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन 3 से जो लेस होता है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। दस द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज r इक्वल टू 3। जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बनता है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे कैपिटल R इक्वल टू 3 है। और अगर आपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है तो इस इक्वालिटी को ओपन कर देंगे हम -3 लेस देन x प्लस 2, x प्लस 2 लेस देन 3। जब -3 में ये वाला 2 जो है यहाँ पे तो हमें x चाहिए होगा ना, तो हम क्या करेंगे -2 से तीनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। -3 -2 -5 बन जाएगा। इस इक्वालिटी को आप ओपन करेंगे, स्टैंड्स ओपन करनी आती है ना इक्वालिटीज। ये इक्वालिटी बेसिकली -3 लेस देन x प्लस 2 लेस देन 3 है, ऐसे ही है। समझा रही है बात स्टूडेंट्स? जी मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को नहीं आ रही तो पूछ लें। तो ये आपका इंटरवल -1 से 5 -5 से 1 इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है ये आपके पास -5 से 1 है, और जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपके पास 3 है। ओके, सो द सीरीज इज 1/3। अब एक उसने डिस्कस की है कन्वर्जेंस और उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, दूसरे डिवर्जेंस भी चेक कर रहे हैं। तो डिवर्जेंस जब चेक करते हैं तो x प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन 3 होता है आपके पास। सो टेस्ट द सीरीज एट दैट पॉइंट्स। अब -5 से 1 के दरमियान तो हमारी सीरीज जो है ये बेसिकली कन्वर्ज करती है। उसने 5 के ऊपर और 1 के ऊपर भी टेस्ट किया है। सो वी टेस्ट द सीरीज एट द फाइंड आउट, उसने कुछ और भी कनेक्ट फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, रेडियस फाइंड कर लिया, इंटरवल फाइंड कर लिया, उसके बाद एंडिंग पॉइंट के ऊपर भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे बात की थी कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो ओपन इंटरवल भी हो सकते हैं, क्लोज इंटरवल भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट उस पॉइंट्स के ऊपर भी कन्वर्जन जो है उसको चेक किया है। अगर एंड पॉइंट -5 और 1 है, जब आप इस के अंदर सीरीज के अंदर जो है वो जाके x की वैल्यू -5 पुट करेंगे और 1 पुट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। जब -5 पुट किया है तो हमारे पास सीरीज